हेलो एंड वेलकम। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में किस बात का डिस्प्यूट था, किस बात का मतभेद सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में था, किस वजह से सुभाष चंद्र बोस को त्रिपुरी सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, जो कि 1939 में उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। क्या गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते थे? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। गांधी जी नॉन वायलेंस और सत्याग्रह में बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। उन्हें नॉन वायलेंस में बहुत अटूट विश्वास था। शुरू से ही जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 से, फिर उसके बाद अहमदाबाद मिल्क स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस हर एक मूवमेंट में गांधी जी ने हमेशा नॉन वायलेंस का ही सपोर्ट किया। कभी भी वायलेंट प्रोटेस्ट गांधी जी ने नहीं किया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस हमेशा से ही वायलेंस में यकीन रखते थे। सुभाष चंद्र बोस ऐसा यकीन रखते थे कि एक वायलेंट प्रोटेस्ट ही इंडिया से ब्रिटिश एम्पायर को हटा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी ने सारी लड़ाइयाँ, सारे मूवमेंट्स एक नॉन वायलेंट वे में ही लड़ा था। अगर हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में शुरू हुआ था और शुरू से ही गांधी जी ने इसे डिक्लेयर कर दिया था कि ये मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पूरी तरह से एक नॉन वायलेंट वे में होगा। इसीलिए जहाँ इसमें वायलेंस शुरू हुआ, जैसे कि चौरी चौरा इंसिडेंट जो 5 फरवरी 1922 में हुआ था, इस मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ, जिसमें एक पुलिस चौकी को जला दिया गया था। तो चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि वायलेंस का गांधी जी में एकदम यकीन नहीं था। गांधी जी पूरी तरह से एक नॉन वायलेंट वे में आज़ादी की लड़ाई लड़ना चाहते थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही वायलेंस में यकीन रखते थे। वो ऐसा मानते थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसीलिए जो एक्सिस पावर्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जैसे कि जर्मनी, रशिया और जापान, ये शुरू से ही एंटी ब्रिटिश थे। ये तीनों कंट्रीज ब्रिटिश एम्पायर के दुश्मन कहे जाते हैं। और सुभाष चंद्र बोस का प्लान था कि जर्मनी, रशिया और जापान की मदद लेकर हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को हरा सकते हैं। तो इस तरह का एक शार्प, एकदम बहुत ज़्यादा मतभेद था आइडियोलॉजी को लेकर के कि मूवमेंट किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं, ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी हिंसा का विरोध क्यों कर रहे थे? क्यों एक नॉन वायलेंट वे में अहिंसात्मक इन्होंने सारी लड़ाइयाँ लड़ी? तो इसके 2 कारण हैं। उस समय ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके खिलाफ हम लोग एक वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट नहीं कर सकते। एक कहा जाता है फोर्स बिगेट्स फोर्स। अगर आप एक वायलेंट प्रोटेस्ट करते हो तो ब्रिटिश एम्पायर इसे आसानी से कुचल देगी। एक सेना खड़ी करते हो आप तो उसे ब्रिटिश एम्पायर आसानी से कुचल देगी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने कभी भी वायलेंस का सहारा नहीं लिया। और दूसरा कारण है कि गांधी जी ने अहिंसा को एक ऐसे हथियार के रूप में देखा जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा कर देता। वायलेंस हमेशा अपने पीछे नफरत और कड़वाहट छोड़ देता है। इसके पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखा था, जो कि 1789 में शुरू हुआ था। बेस्टाइल चर्च के टूटने के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। तो इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था। बहुत लोगों का इसमें डेथ हुआ था। उसके बाद रेन ऑफ टेरर आया, जिसमें और भी बहुत लोगों की जाने गई। अमेरिकन रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करें, इसमें अमेरिका को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिली थी। अराउंड 1765 से चला, 1783 में ये ख़त्म हो गया। चाइनीज़ और रशियन रिवॉल्यूशन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, इसमें बहुत लोगों की जान गई थी। तो गांधी जी इस तरह का वायलेंट प्रोटेस्ट इंडिया में नहीं चाहते थे। इसके पहले हम लोग अगर जलियांवाला बाग मैसाकर के बारे में देखें, जो कि 13 अप्रैल 1919 में ये इंसिडेंट हुआ था, इसमें भी एक पीसफुल लोगों पर, अमृतसर के लोग पीसफुली बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ पर जनरल डायर आते हैं और सब पर गोलियाँ चला देते हैं। तो अगर गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम लोग वायलेंस करते हैं तो ब्रिटिश एम्पायर इसे आसानी से कुचल देगी। इसीलिए गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट वे में
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, भारतीय आज़ादी की लड़ाई को आगे रखा। तो ये एक तरह का डिफरेंस होता है। अलग एक अगला डिफरेंस होता है फॉरेन हेल्प, जहाँ गांधी जी आज़ादी के लिए फॉरेन पावर्स का मदद नहीं लेना चाहते थे, सुभाष चंद्र बोस आज़ादी की लड़ाई के लिए जर्मनी, इटली और जापान की मदद लेना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने एक्सिस पावर्स की हेल्प से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इंडिया को आज़ाद करवाना चाहते थे। वो यही मानते थे कि एक आर्म्ड रिबेलियन के थ्रू, एक सेना गठित करके ही और हर कीमत पर हमें आज़ादी चाहिए, ये हमेशा वायलेंट के थ्रू ही हो सकता है। नॉन वायलेंस से कभी कोई आज़ादी नहीं मिलती। एक अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में भी एक कंसेप्ट है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। किस तरह का गवर्नमेंट सुभाष चंद्र बोस चाहते थे और गांधी जी चाहते थे, तो यहाँ पर भी एक डिफरेंस देखा जा सकता है। तो गांधी जी हमेशा राम राज्य में यकीन रखते थे, जिसमें कोई संविधान नहीं होगा, कोई पुलिस नहीं होगी, कोई आर्मी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे। तो गांधी जी चाहते थे राम राज्य, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे एक लोकतांत्रिक, एक डेमोक्रेटिक सेटअप। उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। तो गांधी जी ये चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग अपना मूवमेंट शुरू करेंगे। इस समय हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई को थोड़ा रोक के रखना चाहिए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि नहीं, यही एक मौका है जिसमें हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को हरा सकते हैं। आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखिए, 1941 में जर्मनी लीड कर रहा था, जर्मनी जीत रहा था और ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। तो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि यही मौका है जिसमें ब्रिटेन अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझा हुआ है। इस समय अगर हम लोग कोई मूवमेंट लॉन्च करते हैं या फिर कोई वायलेंट प्रोटेस्ट अगर हम लोग लॉन्च करते हैं तो हम लोग ब्रिटिश एम्पायर को हरा सकते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को हमें आज़ादी देनी पड़ेगी। वो चाहते थे कि आज़ादी कभी भीख में नहीं मिलती, आज़ादी हमें लड़ के लेना पड़ता है, आज़ादी कभी भी भीख में नहीं मिलती। लेकिन ऐसा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का देश, कोई फॉरेन पावर हमें हेल्प करे, क्योंकि अगर कोई फॉरेन पावर आता है तो वो भी हमें गुलाम बनाएगा। कोई फॉरेन इंटरफेरेंस गांधी जी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ये एक तरह का डिफरेंस, विभेद का कारण बना, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जाती है और 1938 में इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनते हैं तो सुभाष चंद्र बोस एक काफ़ी एक्टिव स्पीकर थे। इनके विचारों से इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लोग सुभाष चंद्र बोस के विचारों से प्रभावित हो जाते हैं और ये महात्मा गांधी से कुछ दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि सुभाष चंद्र बोस की बात मानने लगे थे और गांधी जी के बातों को एक तरह से नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिए थे। वो ऐसा समझने लगे थे कि इंडिपेंडेंस सिर्फ प्रेयर एंड पेटिशन से सब कुछ नहीं होता। इंडियन नेशनल कांग्रेस को थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, थोड़ा सा वायलेंट होना पड़ेगा। हमेशा प्रेयर एंड पिटीशन से, अनुनय विनय से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और जब देश की आज़ादी का सवाल हो तो वहाँ पर थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी के सामने प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब विचारों की वजह से सुभाष चंद्र बोस को दोबारा 1939 के त्रिपुरी सेशन में दोबारा इन्हें प्रेसिडेंट चुना जाता है। लेकिन इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और इसीलिए इन्होंने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पत्ताभी सीतारामैया को चुनाव में उतारा। लेकिन उसके बावजूद भी सुभाष चंद्र बोस इतने ज़्यादा पॉपुलर थे कि वो 1939 के त्रिपुरी इलेक्शन को भी जीत जाते हैं और दोबारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। इससे गांधी जी को बहुत बुरा लगता है और गांधी जी कहते हैं कि पत्ताभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। इस बात से
सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में डिफरेंसेस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के को गठन करने का की बात जब आती है, तब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी को वो चुने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे कि वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये चाहते थे कि नहीं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स को चुनने का काम खुद गांधी जी ही करेंगे। तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाता है सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण इस डिफरेंसेस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उसका रिजल्ट नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल भी सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोबारा प्रेसिडेंट वो चुने जाएं, सुभाष चंद्र बोस दोबारा प्रेसिडेंट चुने जाएं। और इसीलिए उन्होंने एक बार ऐसा भी कहा था कि जंगल का शेर इलेक्टेड नहीं होता, जंगल का शेर बाय बर्थ होता है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हम लोग देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में। ऐसा तो इन्हीं सब वजह से सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस रिज़ाइन कर देते हैं और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद एक अगले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगले प्रेसिडेंट बनते हैं। लेकिन इन सब डिफरेंसेस के बावजूद भी हम लोग ये देखते हैं कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इन दोनों ने ही एक ज़बरदस्त लीडर की तरह से हम लोग देख सकते हैं। इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। एक बार गांधी जी ने 1942 में सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का राजकुमार कहा था, प्रिंस ऑफ पैट्रियट्स कहा था। और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी का बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे। और जब सुभाष चंद्र बोस का डेथ हुआ था एक प्लेन क्रैश में, जो कि हुआ था 18 अगस्त 1945 को फॉर्मोसा आइलैंड में, तो गांधी जी ने कहा था कि देशभक्ति किसी से कम नहीं है, उनकी बहादुरी उनके कार्य से चमकती है। उन्होंने लक्ष्य अपना ऊंचा रखा, असफल रहे, लेकिन असफल कौन नहीं रहा है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ तक कि गांधी जी को इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट करते थे कि 1944 के रंगून से जब वो रेडियो पर देश को एड्रेस कर रहे थे, तो उन्होंने राष्ट्रपिता कहा था। तो गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन इन सब चीज़ों से एक बात तो क्लियर होती है, कभी किसी देश का इंडिपेंडेंस एक वायलेंट प्रोटेस्ट से ही हो सकता है, कभी किसी पीसफुल वे में किसी भी देश का इंडिपेंडेंस नहीं हो सकता। और सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने पहली बार एक आर्मी गठित की जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। थैंक यू।